हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। और जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया में काफ़ी अरसे से फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं जो कि काफ़ी इंटेंस शक्ल इख्तियार कर गया है। मोदी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे नए बिल्स लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से फार्मर्स सड़कों पे आ गए हैं। वो क्या वजूहत हैं, वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो क्या रूल्स हैं जिनकी वजह से फार्मर्स को इतना सख्त कदम उठाना पड़ा। और बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान की डायनामिक्स कोई इतनी डिफरेंट नहीं है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमसे मिलती जुलती हैं, या वो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे हम कुछ सबक सीख सकते हैं। एंड बिफोर आई वुड हैव माई ओन ओपिनियन ऑन इट, आई थॉट इट्स बेटर टू हैव एन इंडियन परस्पेक्टिव ऑन इट, बिकॉज ज़ाहिर है उनकी ग्राउंड रियलिटीज़ ज़्यादा क्लैरिटी है उनको। तो आई हैव समवन ऑन द पॉडकास्ट टुडे. हिज नेम इज़ करण बेदी. इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. ही इज़ अ PhD स्टूडेंट, रिसर्च एनालिस्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग एनालिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया. So let's have Karan on the podcast today. Hi Karan, how are you? अस्सलाम वालेकुम जुनेद भैया। वालेकुम. मेरी आपने सुबह बना दी। आपके मैसेज, आपकी आवाज़ सुन के मेरी सुबह हो रही है। आई फील लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच फॉर दिस, Thanks for being टू here, man. रीचिंग आउट टू अ पर्सन लाइक मी। भैया, मैं आपसे सॉरी बोलूँगा पहले तो। रीज़न इज़, मेरे अंदर ना बीमारी ये है, मैं ना कुछ भी चीज़ शॉर्ट में नहीं समझा सकता। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन वो थोड़ा आपका टाइम लेगा, ठीक है? बिकॉज मैं चाहता हूं कि आपको सारी चीजें पता हो। उसका दूसरा रीजन भी ये है कि आप बहुत सारी चीजों को रिलेट करोगे, बिकॉज यही सेम प्रॉब्लम पाकिस्तान में भी है। करंट टाइम की कोई कैद नहीं है. यू हैव द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ यू. घंटों घंटों बोलो, कल्ली वल्ली भाई, सुनेंगे आराम से, टेंशन नहीं लो. फार्मिंग इंडस्ट्री की अगर हम ब्रीफ हिस्ट्री की बात करें तो विल टेक इट बैक टू 1960, जब इंडिया वाज गोइंग थ्रू द वर्स्ट हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। 1965 में और 1966 में दोनों साल ड्राउट आया था, और उस वजह से किसान की जो फसल थी वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। द ग्रेन्स का जो स्टोरेज था वो ऑल टाइम लो पे था। इंडिया की शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस होनी शुरू हो गई थी व्हेन इट केम टू फूड ग्रेन्स। हैंड टू माउथ सुना होगा। शिप टू माउथ बेसिकली मेंट कि अगर शिप्स पे ग्रेन नहीं आएगा यूएस से तो इंडिया में भूखमरी मच जाएगी। तो इंडिया में शिप्स आते थे जो मुंबई में लैंड होते थे, और वो शिप से जो भी ग्रेन्स आते थे वो डायरेक्टली राशन शॉप्स पे, मंडीज़ में जाते थे जहाँ से लोग उनको ख़रीदते थे। इंडिया का इतना बुरा हाल था। 10 मिलियन टन्स की जो फूड एड है वो आनी शुरू हो गई हर साल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वॉर्स विद चाइना एंड पाकिस्तान लेड टू अ स्लोअर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ फार्मिंग इंडस्ट्री इन द लेट 1960s। जो अर्ली 1960s में वॉर्स हुई थी उसकी वजह से। Under Indira Gandhi in 1966, when the people and the leadership thought enough was enough, इंडिया में फार्मिंग की एक अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी, एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत थी, एंड दैट वी गॉट इन फॉर्म ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडिया की फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर को बदल के रख दिया। अब वो किस तरह किया, उसके मेन जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो ये हैं। सबसे जो बड़ा था वो था कि इंडिया में हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि नाइट्रोजन ज़्यादा एब्जॉर्ब करते थे, सॉइल रिच था, जिनसे जो यील्ड थी वीट की वो 4 टाइम्स से 8 टाइम्स तक बढ़ गई। एंड ये सारा जो किया था डील, ये लिंडल बी जॉनसन जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उन्होंने एक ट्रेड डील साइन करी थी इंडिया के साथ, एंड उस डील का नाम है PL480 डील। This became very famous because this was like the foundation stone of green revolution. So high yielding variety of seeds ये हमें यूनाइटेड स्टेट्स की वजह से मिल पाए। अब इसके जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो बाकी के जो इम्पैक्ट्स हुए वो ये हुए कि गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ को भी चेंज किया। इंट्रोडक्शन ऑफ MSP किया गया। MSP सिंपल टर्म से बोलूँ तो मिनिमल सपोर्ट प्राइस दैट द गवर्नमेंट मस्ट गिव टू असेंशियल गुड्स। स्पेसिफिकली इंडिया के अगर हम केस में बात करें, इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के, तो वीट एंड राइस को MSP के अंडर लेकर आया गया, विच गेव फार्मर्स इंसेंटिव टू ग्रो दीज क्रॉप्स, ताकि गवर्नमेंट उनको एक मिनिमम प्राइस दे जिसकी वजह से उनकी एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस बहुत कम हो जाएं। फर्दर ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से न्यू टेक्नोलॉजी आई फार्मिंग के अंदर, न्यू लाइक इक्विपमेंट्स आए, ट्रैक्टर्स, एवरीथिंग। उसके अलावा गवर्नमेंट ने लोन्स देने शुरू किए ऑन अ बिग स्केल टू फार्मर्स। एक एमरजेंसी प्रोग्राम के बेस पे एजुकेशन ऑफ फार्मर्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। फार्मर्स को एजुकेट किया गया ऑन इरिगेशन कैसे करनी है। मोर देन दैट, उसी टाइम पे इंडिया गॉट वेरी लकी दैट हमारे जो 2 डैम्स थे बहुत बड़े, भाखड़ा डैम, नंगल डैम,
ये दोनों उस टाइम पे ही कंप्लीट हुए एंड उनकी वजह से हम कैनाल्स प्रोवाइड कर पाए अपने फार्मर्स को. व्हेन आई से फार्मर्स को, आई मेंट स्पेसिफिक स्टेट्स जो कि पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखा गया ग्रीन रेवोल्यूशन का. वन ऑफ द रीज़न ये भी रहा कि वहाँ पर डैम्स थे तो इरिगेशन बहुत अच्छी हो पाई. एंड क्योंकि इंडिया ने पिछले 2 साल फेमाइंस सफ़र किए थे, तो इस बार डिपेंडेंसी ऑन रेन काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई. एंड दीज इम्पैक्ट्स लेड टू रेवोल्यूशन इन द फार्मिंग इंडस्ट्री, ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया. अगर हम बात करें APMC की, विच स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ये एक एक्ट है जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे रिलीज़ करी गई. अब इस एक्ट की मैं हिस्ट्री बता दूं आपको कि ये हिस्टोरिकली ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश राज जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अनडिवाइडेड इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जब ब्रिटिश राज था, तो उन्होंने APMC एक्ट बनाई थी टू सेफगार्ड अ सप्लाई ऑफ कॉटन, जो वो इंडिया में उगाते थे और उसका वो प्रोसेसिंग यूरोप में करते थे एंड देन दे यूज्ड टू सेल इट बैक टू द होल ऑफ द वर्ल्ड. एंड इंडिया वाज वेरी रिच इन, उसका सॉइल बहुत रिच था, बहुत ही फ्रेंडली था टू ग्रो कॉटन. एंड टू मेक श्योर कि फार्मर्स उस कॉटन को कहीं और ना बेचें, तो उन्होंने APMC को इंट्रोड्यूस किया था. अब APMC जब ग्रीन रेवोल्यूशन में दोबारा रिलीज़ करी गई, तो उसका एम ये था कि जो फार्मर्स हैं वो अपनी ग्रेन्स लोकली किसी को ना बेचें होल्ड करने के लिए, प्राइस मैनिपुलेशन करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ APMC की मंडीज़ को ही बेचें. और उसका एक फ़ायदा ये था कि APMC की मंडीज़, क्योंकि वहाँ पे लाइसेंस्ड ट्रेडर्स थे, दे वुड मेंटेन अ मिनिमम MSP, जिसकी वजह से फार्मर्स एक्सप्लॉइट नहीं होंगे. दूसरे उसके कुछ फंक्शंस ये थे कि फार्मर्स को एक बहुत बड़ी वैरायटी ऑफ ट्रेडर्स मिलेंगे वहाँ पे, और वो हाईएस्ट बिडर को अपना प्रोड्यूस सेल कर पाएंगे. एक गवर्नमेंट ने और प्रस्ताव ये रखा था, एक और जो उन्होंने फीचर ये रखा था इस एक्ट का, कि APMC की मंडी इंडिया के अंदर हर 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे बनाई जाएगी, ताकि फार्मर्स को ईज़ ऑफ ट्रैवल हो और ईज़ ऑफ स्टोरेज हो, एंड उनको एक एडिशनल कॉस्ट ना उठानी पड़े ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बिकॉज इंडिया का रूरल बहुत ही रिमोट है एंड जो फार्म लैंड्स था वो एक बहुत बड़ी अबंडेंस क्वांटिटी में था, तो इसीलिए ये रूल लाया गया. अब हमने जैसे भी डिस्कस किया कि MSP का जो कंसेप्ट है वो लिंडल बी जॉनसन ने एक पॉजिटिव प्रेशर के अंडर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को जब डील साइन करी टू प्रोवाइड हाई यील्डिंग फार्मिंग सीड्स एंड एवरीथिंग, तो एक MSP का कंसेप्ट लाया गया. बट एक बड़ा फन फैक्ट बता दूं आपको कि MSP का जो कंसेप्ट है, it was introduced in India, like the undivided India, back in Delhi Sultanate time by a leader whose name was Alauddin Khilji, the same guy who was played by Ranveer Singh in the movie Padmavat. True. Although he's shown as a very brutal like leader, but Alauddin Khilji ने, because he was invading a foreign country and वहाँ पर ताकि religious revolts ना हो उसकी newly established रिजीम में, तो उसने MSP का इंट्रोडक्शन किया था ताकि जो लोकल फार्मर्स हैं वो उससे खुश हो जाएं और वो रिवोल्ट्स ना करें. तो ये MSP का जो कंसेप्ट है, दिस हैज़ बीन प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी सिंस लाइक दिल्ली सल्टनेट डेज. बट ऑब्वियसली हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, जो 1960s की गवर्नमेंट है, उन्होंने MSP को एक फार्मर फ्रेंडली एक टूल की तरह यूज़ किया है. एंड उनको कैलेमिटीज़, सप्लायर्स, बायर्स के जो एक्सप्लॉयटेशन है, डिमांड और सप्लाई के जो इन फ्लक्चुएशन है और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, इन सब से सेफगार्ड करने के लिए इस कंसेप्ट को लाया गया है. अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि जब APMC की एक्ट है, MSP गारंटीड है, तो फिर फार्मर्स की इतनी बुरी प्लाइट क्यों रही है इतने लंबे टाइम से. उसको समझने के लिए हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको समझना होगा कि जब APMC और MSP को लागू किया गया था, तब इंडिया एक फूड स्कार्सिटी से गुजर रहा था. सही. इंडिया एक फूड शॉर्टेज कंट्री थी एज कंपेयर टू टुडे, जहाँ पर इंडिया इज़ अ फूड सरप्लस कंट्री. True. अब वो फूड सरप्लस क्यों हुआ? ऑब्वियसली एज द टाइम वेंट ऑन, डेवलपमेंट, इरिगेशन, हाई यील्ड, इन्वेस्टमेंट्स, बहुत सारे उसके फैक्टर्स हैं. टुडे अगर हम आज की बात करें तो आज इंडिया एक बहुत ही बड़े फूड सरप्लस प्रॉब्लम से गुजर रहा है.
हमारी जितनी रिकमेंडेड सरप्लस होनी चाहिए हमारे पास उसका 4 टाइम्स है. टॉक अबाउट एसेंशियल ग्रेन्स जो आज भी एक एसेंशियल के कैटेगरी में आते हैं, दाल वीट चावल एंड राइस. राइट इंडिया के अंदर अदर ग्रेन्स और अदर फूड प्रोडक्ट्स इफ़ वी टॉक अबाउट लाइक शुगर और लेट्स टॉक अबाउट बार्ली, ये सब भी बहुत ज़्यादा सरप्लस में इंडिया में प्रोड्यूस्ड होते हैं और इंडिया की गवर्नमेंट इनको खरीदती है थैंक्स टू APMC एंड MSP के जो एक्ट्स हैं उनकी वजह से. सही बट अगर हम बात करें कि फार्मर फिर परेशान क्यों है जब गवर्नमेंट भी पैसा नहीं बना रही है और गवर्नमेंट इतनी बड़े स्केल पे सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, तो व्हाई इज फार्मर नॉट हैप्पी? तो उसके बड़े सारे रीज़न हैं. दीज एक्ट्स ऑन पेपर एंड जो उनका एक आइडियोलॉजी है वो बहुत सही जगह पे है, बट देन अगेन एग्जीक्यूशन में फ़र्क है. सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो ये है कि फार्मर्स मंडी में है ही नहीं APMC की. APMC की आप कोई भी मंडी की वीडियो उठा के देख लें तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे फार्मर नहीं है, वहाँ पे सारे के सारे मिडल मैन हैं, ट्रेडर्स हैं, जो कि एक कार्टलाइजेशन के थ्रू प्राइस की मैनिपुलेशन करके फार्मर्स को आज भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. देन जो गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हर 5 किलोमीटर पे हम APMC की मंडी बनाएंगे, वो बहुत सारी स्टेट में पॉसिबल हो भी पाया, बट देन अगेन बहुत सारी स्टेट में आज भी उसकी प्रॉब्लम है. एंड फार्मर्स को ट्रैवल एंड स्टोरेज एंड अपने प्रोडक्ट को वहाँ तक पहुँचाने में इतना टाइम लग जाता है, इतना पैसा लग जाता है कि वो अपने प्रोडक्ट को लोकली माफियाज को बेचने में ज़्यादा सुकून फील करते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट बना पाते हैं एंड उनके हाथों फिर वो एक्सप्लॉइट होते हैं. उसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे जो मेन पॉइंट है कि आज APMC और MSP की वजह से स्टेट गवर्नमेंट का बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जब ये APMC और MSP इंडिया में लागू किए गए ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इसकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई थी. एंड स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस, वहाँ APMC की कमीशंस एंड सब कुछ मिला के देखा जाए तो आज अगर ये बंद होती है ना तो हर स्टेट गवर्नमेंट सफ़र करेगी जिसमें APMC है, विच इज़ वेरी शॉकिंग बिकॉज APMC तो हम फार्मर्स के लिए बना रहे थे, लेकिन अब क्योंकि सरप्लस इतना ज़्यादा बनता है एक ऐसी चीज़ का जिसकी हमें ग्रोथ प्रमोट करनी थी, अब वो इतनी ज़्यादा बन रही है कि वो स्टेट गवर्नमेंट का एक रेगुलर फ्लोइंग रेवेन्यू बन गया है. तो दैट इज़ अनदर बिग प्रॉब्लम. देन अगेन हमें एक और पॉइंट समझना पड़ेगा कि APMC की जो एक्ट है उसके अंदर सिर्फ असेंशियल गुड्स आते हैं. 2 टाइप के गुड्स होते हैं, एक तो आपका ग्रेन होता है और दूसरा आपका पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक टमेटोज़, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ग्रेन्स जिनकी थोड़ी सी शेल्फ लाइफ फालतू होती है और जो कि हमारी जीने के लिए असेंशियल है, लाइक शुगर इज़ नॉट अ असेंशियल कमोडिटी, बट देन अगेन वीट एंड राइस, येस दे डू कम अंडर लाइक असेंशियल प्रोडक्ट दैट एवरीबडी नीड्स ऑन अ डेली बेसिस. तो फार्मर्स क्योंकि उनको सिर्फ असेंशियल फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर MSP मिलता है, तो दे आर ओनली एंड ओनली प्रोड्यूसिंग दैट. इस वजह से हमारी जो इंडिया की जो प्रोड्यूस है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है. एक इसका एग्जांपल आपको देता हूँ कि मलेशिया एक कंट्री है जिसके इंडिया के साथ बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं है. वो इसीलिए बिकॉज ऑब्वियसली पॉलिसीज़ हर कंट्री की डिफरेंट होती हैं एंड उनका स्टैंड कुछ रहा है कुछ चीज़ों पे, इंडिया का स्टैंड कुछ रहा है एंड कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस आए हैं. विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट, बट इंडिया उसके बावजूद बहुत बड़ा इम्पोर्टर है पाम ऑयल्स का और अदर फॉर्म ऑफ ऑयल्स का, बिकॉज इंडिया में इन सीड्स की प्रोडक्शन नहीं होती. वो क्यों नहीं होती? क्योंकि वो असेंशियल कमोडिटी के अंदर नहीं आते. इंडिया इज़ अ बिग टाइम इम्पोर्टर ऑफ ऑयल एंड हम मिडल ईस्ट से अगर मंगवाते हैं तो मिडल ईस्ट को जिस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, विच इज़ इंडिया का एक मैंगो की एक ब्रीड है अल्फांजो मैंगो, तो इंडिया में वो बहुत बल्क में प्रोड्यूस होता है, बट इंडियंस को वो 1% भी नहीं मिल पाता क्योंकि 99% वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है बिकॉज मिडल ईस्ट में उसकी बहुत डिमांड है. बट देन अगेन वी आर नॉट लाइक एक्सप्लॉइटिंग दैट अपॉर्चुनिटी टू द फुलेस्ट बिकॉज इंडिया में उसकी प्रोडक्शन हो ही नहीं रही. अब यही अगर APMC को और ज़्यादा ट्वीक किया जाए, मॉडिफाई किया जाए, तो शायद इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. ट्रू. एंड अगर हम गवर्नमेंट इंटरवेंशन इसकी एक अच्छे ढंग से करें तो प्लाइट ऑफ फार्मर्स जो कि आज की तारीख में बहुत बुरी है, 3 out of 4 फार्मर्स वांट टू क्विट द इंडस्ट्री while 40% दे डोंट इवन यूज़ APMC बिकॉज वो एक्सेसिबल नहीं है, या फिर ये कह लीजिए कि उसके सब्सटीट्यूट जो हैं वो आपको बेटर फॉर्म ऑफ रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं.
तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एपीएमसी और एमएसपी 1960s में तो बहुत अच्छी चली, लेकिन आज के टाइम पे इट्स बिकम अ हेडेक। अच्छा करण, ये तो हो गई हिस्ट्री, बड़ी आपने काफ़ी डिटेल में बताई। तो लाइक जो नया एक्ट है ये क्या है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, एंड हाउ डू यू सी द फ्यूचर, लाइक ये बात कहाँ तक जाएगी? अब हम आ जाते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि 2020 में नई फार्मिंग पॉलिसीज़ लेकर आई है, वो पॉलिसीज़ हैं क्या? ज़्यादातर जो पॉलिसीज़ हैं वो या फिर तो ट्वीक्स हैं एंड रिफॉर्म्स हैं ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़, या फिर वो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ और एक्ट्स को कम्प्लीटली नल एंड वॉइड कर देती हैं। जो पहली एक्ट है उसका नाम है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस बिल। अब ये बिल आपको क्रक्स बताऊं तो वो एपीएमसी को कम्प्लीटली हटा देता है। अब वो इसीलिए किया गया कि गवर्नमेंट सोचती है कि एपीएमसी जब तक एग्जिस्ट करेगी, फार्मर्स आज भी सिर्फ असेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जो एपीएमसी के अंडर आते हैं वही ग्रो करते रहेंगे, एंड देयर इज़ नो लाइक perk that the government or a trader is providing the farmer to produce something else and diversify his portfolio. True. अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो कि बिग कॉरपोरेशंस पूरे वर्ल्ड वाइड दे रही हैं टू प्रोड्यूस समथिंग एंड ऑन ऑर्डर रादर देन प्रिपेयरिंग समथिंग एंड देन वेटिंग फॉर अ बिग ऑर्डर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करना चाहती है। मैंने आपसे कुछ टाइम पहले बात कर रहा था तो हम इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हाउ मैकडोनल्ड्स इज प्लानिंग टू कम टू इंडिया सिंपली टू गिव एन ऑर्डर ऑफ लाइक टोमेटोज, एंड उनको अपनी एक पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ टोमेटोज चाहिए, एंड उनको एक क्वांटिटी चाहिए, एंड उनको एक रेगुलर इंटरवल पे वो चाहिए जो वो चाह रहे हैं। सही। तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उसका एक बहुत बड़ा स्कोप है फ्यूचर के अंदर, बिकॉज इंडिया का जो फार्मलैंड है वो काफ़ी वास्ट है। इंडिया एक फार्मिंग कंट्री रही है, एक एग्रीकल्चरल कंट्री रही है, तो इंडिया के पास एक हिस्ट्री है ऑफ इवॉल्विंग इटसेल्फ एंड इवॉल्विंग इट्स फार्मिंग टेक्निक्स, जो कि एक बहुत ही अच्छी एक बेस है फॉर सच कॉर्पोरेट्स टू ऑपरेट इन कंट्री लाइक आवर्स। इसका जो दूसरा फ़ायदा है फार्मर्स को, जो कि गवर्नमेंट की आंखों में ये है कि फार्मर्स जो आज की तारीख में लोन्स के नीचे दबे हुए हैं बैंक के, वो नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंडर आपको एडवांस दिया जाएगा विच विल कम्प्लीटली कवर योर एफर्ट्स, योर लाइक कॉस्ट प्राइस एंड एवरीथिंग। और इस वजह से फार्मर्स एक जो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं एंड गवर्नमेंट को उनको एक फ्री करवाना पड़ता है इन अमेनिटी स्कीम्स, वो नहीं करवाना पड़ेगा। देन इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि गवर्नमेंट देखती है कि जो वेस्टफुल सब्सिडीज जो गवर्नमेंट दे रही है इन ऑफ अ प्रोडक्ट विच इज़ ऑलरेडी इन सरप्लस विद द गवर्नमेंट, वो चीज़ रुक जाएगी। तो ये तो हो गए प्रोज ऑफ फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस बिल। अब जो अगला बिल है जो गवर्नमेंट लेकर आ रही है वो है कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म एंड रिमूवल ऑफ एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट। सही। गवर्नमेंट इसके अंदर एमएसपी को कंप्लीटली हटा देती है। ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस दिस बिफोर एज वेल कि हमें सरप्लस जो हमारे पास ग्रेन है हम वो नहीं उगाना चाहते, तो गवर्नमेंट उसके जो पर्क्स हैं जो फार्मर्स को कंपेल करते हैं कि उसी ग्रेन को आप प्रोड्यूस करते जाओ, वो हटाना चाहती है गवर्नमेंट। इसके जो प्रोज हैं इस एक्ट के वो ये है कि गवर्नमेंट और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है इन फॉर्म ऑफ वेयर हाउसेस। गवर्नमेंट चाहती है कि फार्मर्स डाइवर्सिफाई करें अपने पोर्टफोलियो को, ताकि एक टाइम पे अगर एक फार्मर सिर्फ एक ही चीज़ उगा रहा है और डिमांड और सप्लाई की वजह से वो चीज़ फेल कर जाती है, फेमाइन आ जाता है या सॉइल उस तरह का नहीं रहता, तो फार्मर इज़ नॉट पुटिंग ऑल हिज एग्स इन वन बास्केट। तो ये गवर्नमेंट फार्मर्स के हित में सोच रही है। देन उसके बाद गवर्नमेंट ये चाहती है कि फार्मिंग जो मार्केट है वो ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाए। जो कंपटीशन है वो इसलिए ना रहे कि आपने वीट उगाया है, वो इसीलिए रहे कि आपने वीट किस क्वालिटी का उगाया है, आप उसको कितने टाइम में दे पाते हो, आप उसको कितने अच्छे से उसकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट मैनेज कर पाते हो। तो गवर्नमेंट चाहती है कि थोड़ी सी फार्मिंग की जो मार्केट है वो कंपेटिटिव हो जाए। लास्ट जो बिल है वो ये है कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, बेसिकली प्रमोशन और फैसिलिटेशन का बिल है, जो कि क्योंकि एपीएमसीज वर ऑपरेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, और स्टेट गवर्नमेंट अगर जैसे महाराष्ट्र की एक एपीएमसी जो स्टेट गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, अगर एक फार्मर वहाँ का उठ के अपना प्रोड्यूस लाइक लेट्स से हिमाचल का एक फार्मर अपने सेब बेचना चाहे तो उसको महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। तो ये जो रिमूवल है एपीएमसी का,
वो एक वन नेशन वन मार्केट को प्रमोट करता है, कि आइडिया को प्रमोट करता है। एंड लेट मी टेल यू, ये जो वन नेशन वन मार्केट का आइडिया है, ये बीजेपी ने ज़रूर लागू किया है, बट ये बातें जो चल रही थी ये कांग्रेस के टाइम से चल रही थी इस बिल को लेके। इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि टैक्सेस रिमूव हो जाते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहे थे, जो हमने पिछले अभी टॉपिक में डिस्कस किए। दूसरा ये है कि मिडल मैन जो APMC मार्केट में अबंडेंस में थे वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाते हैं। एक फार्मर को एक वाइडर वेराइटी ऑफ लाइक बिडर्स मिलते हैं, ठीक है। एंड पूरे इंडिया का फ़ायदा होता है। हम इंडिया में एक प्राइस डिस्पैरिटी देखते हैं कि चावल साउथ में बहुत सस्ता है बट नॉर्थ में महंगा है, ईस्ट में सस्ता है वेस्ट में महंगा है। तो ये चीज़ को ख़त्म करने के लिए और एक सब लोगों को हर प्रोडक्ट से इंट्रोडक्शन कराने के लिए और रेगुलर एक सप्लाई बनाने के लिए ये एक्ट बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ आजकल के टाइम में ब्लैक और वाइट नहीं है, देयर इज ऑलवेज अ ग्रे पाथ दैट एग्जिस्ट। हर चीज़ के अगर कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान भी हैं। तो जो एक्ट्स हमने डिस्कस करी उनके भी कुछ नुकसान हैं। अब ऑब्वियसली आप उनके जो नुकसान हैं उनको हेज कर सकते हैं बाय प्रॉपर मैनेजमेंट, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके और डिस्कशन करके, ताकि किसी को उसका नुकसान बहुत ज़्यादा फील ना हो। फार्मर्स आज के तारीख में बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं अगेंस्ट दीज एक्ट। अगर हमने जो प्रोज डिस्कस करे हैं, जो हमने गवर्नमेंट का विजन डिस्कस करा है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग चलें तो किसी का नुकसान हो नहीं रहा। कॉर्पोरेट्स का फ़ायदा है, गवर्नमेंट का फ़ायदा है, फार्मर्स का फ़ायदा है। तो फिर वाई आर फार्मर्स अगेंस्ट दिस? तो उसके जो इन सब बिल्स के जो कॉन्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो कॉन है कि ये अनलाइसेंस ट्रेडर को प्रमोट करता है। APMC के अंडर जितने भी ट्रेडर्स थे मार्केट में वो सारे लाइसेंस थे, बट क्योंकि ये चीज़ हट गई है तो देर आर सो मेनी अनलाइसेंस ट्रेडर नाउ हु विल डेफिनेटली प्रमोट अ प्रॉब्लम ऑफ होर्डिंग। अब होर्डिंग का अगर एक कंसेप्ट आपको बहुत ही एक छोटा एग्जांपल देके समझाऊं तो अनियन एक बहुत ही एक असेंशियल कमोडिटी है इंडिया के अंदर। और इंडिया के अंदर हर साल अनियन का प्राइस 100 रुपये चले जाता है, 80 रुपये चले जाता है। और कुछ हम वीडियोस ऐसे भी देखते हैं कुछ टाइम में कि फार्मर्स लिटरली अपने अनियंस को सड़क पे फेंक रहे होते हैं बिकॉज उनकी कॉस्ट कौड़ियों के भाव होती है। True. ये जो सारा प्रॉब्लम है, जो अनियन क्राइसिस जो हर साल इंडिया में आता है, ये होर्डिंग की वजह से आता है। और अनियन माफिया जिसे लोकल टर्म्स में लोग कहते हैं, उस वजह से होता है। तो जो अनलाइसेंस ट्रेडर हैं ये कार्टलाइजेशन के थ्रू, होर्डिंग के थ्रू बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और डिमांड और सप्लाई को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं। फार्मर्स के फार्मर्स के अगेंस्ट ये यूज़ हो सकता है। तो इसीलिए फार्मर्स इसके अगेंस्ट हैं, प्राइस मैनिपुलेशन के, होर्डिंग के, एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद फार्मर्स ये देखते हैं कि जो बिग कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं, बिग कॉर्पोरेट कंपनीज़ एक NGO नहीं है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। एक कॉर्पोरेट कंपनी बिग अगर इंडिया में ऑफिस सेटअप कर रही है, वो इंडिया में इसीलिए आ रही है ताकि वो पैसा कमा सके। वो इसीलिए नहीं आ रही कि इंडिया एक बहुत अच्छी कंट्री लगी, उसको कल्चर पसंद आ गया, ताजमहल पसंद आ गया इसीलिए आ गई, ऐसा नहीं है। वो आई है तो पैसा कमाने आई है, उसको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, इसीलिए वो उस अपॉर्चुनिटी को ऑप्टिमल यूज़ करने आ रही है अपने फ़ायदे के लिए। तो अगर हम इस सेंस में इसको जज करें पूरे सिनेरियो को, तो आप देखो कि हमारे फार्मर्स कितने अनएजुकेटेड हैं, कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं। कोई एक आज के टाइम में इंडिया में कमेटी एग्जिस्ट नहीं करती जो कि फार्मर्स के हक में लड़े, जो कि पावरफुल हो, इंडिपेंडेंट हो और गवर्नमेंट के बैकिंग हो उसके अंदर, ठीक है। तो ये सब हम जब फैक्टर्स देखते हैं तो वन कैन ईजिली टेल दैट जो बिग कॉर्पोरेट्स आएंगी वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट ही करेंगी 110%। True. ये बिग कॉर्पोरेट्स जो कंपनीज हैं, दे आर बैक्ड बाय लीगल एक्सपर्ट्स, दे आर बैक्ड बाय फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स। अब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हमने डिस्कशन किया था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ जाएगी, पर आप ये देखो कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो बनेंगे वो कितने वन साइडेड बनेंगे। जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, दे नो व्हाट द प्रिडिक्शन इज गोना बी। 6 महीने बाद जब प्याज निकल के आएगा तो उसका प्राइस ये होगा। बिग कंपनीज को ये बात पता है। True. वो कॉन्ट्रैक्ट को ही इतना वन साइडेड बनाएंगी कि फार्मर्स बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरा इसका ये पहलू है कि बाई चांस एक कॉन्ट्रैक्ट बना, जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट बना कि प्याज जो है फार्मर 20 रुपये में ही बेचेगा, और कंपनी देखती है कि नहीं प्याज का प्राइस गिर गया फ्यूचर में, और वो पीछे हट जाती है अपने कॉन्ट्रैक्ट से, बिदक जाती है अपने वर्ड से। तो देर इज़ नो
डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा इस चीज़ का। एक तो ये कि फार्मर्स को लड़ के लीगल बैटल्स करके इन बिग कॉर्पोरेट्स के कुछ मिलेगा नहीं, बिकॉज हमारे यहाँ ये प्रोसेसेस इतने स्लो होते हैं और इतने कॉस्टली होते हैं कि फार्मर्स बेचारे कहाँ लड़ पाएंगे। तो फार्मर्स इसीलिए इसके अगेंस्ट हैं। अब अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है कि कॉर्पोरेट्स बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, वो एक्सप्लॉइट भी नहीं कर रहे, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं बन रहे, मान लिया हमने ये बात, बिग कॉर्पोरेट्स हैं वो स्मॉल फार्मर्स से नहीं डील करना चाहते। और हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जो वेस्ट में जो आइडियोलॉजी चलती है फार्मिंग को लेके, या वेस्ट में जो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है, और जो एग्रीकल्चर का सेक्टर हमारे साउथ एशियन डिस्ट्रिक्ट में एक सब कॉन्टिनेंट में हम देखते हैं, वो बहुत डिफरेंट है। हमारे यहाँ पे स्मॉल फार्मर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं उनके बेटे होते हैं जो इनहेरिट करते हैं, जन उसके 2 बेटे होते हैं, और वो करते 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 सालों का जो हम नतीजा देखते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत स्मॉल लैंड ओन करने वाले फार्मर्स हैं, ठीक है, जिनकी एक छोटा फार्म है, छोटी प्रोड्यूस है, छोटी नेगोशिएशन की पावर है, और इसलिए ये जो कॉर्पोरेट्स हैं ये इनसे डील नहीं कर पाएंगे। दिस विल इनिशियली कुछ टाइम बाद, या कह लें आप शुरुआत से ही, ये प्रमोट एक ही चीज़ को करेगा, एक माफिया बन जाएगा। जो कॉर्पोरेट से डील करेगा वो माफिया स्मॉल फार्मर से डील करेगा, बीच में अपना आर्बिट्राज रखेगा। और इसी चीज़ के लिए फार्मर्स बिल के अगेंस्ट हैं। तो ये हो गए हमारे कॉन्स इन सब बिल्स के। अब मैं एक बड़ा अजीब सा एक टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। वो ये है कि हम देख रहे हैं कि फार्मिंग जो है वो 1960s में भी सफ़र कर रही थी, 1980s में भी कह लो आप सफ़र ही कर रही थी। फार्मर बेचारा परेशान है, गवर्नमेंट परेशान है, भूखमरी आज भी है हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में। उसके खैर बथेरे रीज़न है, बट एक रीज़न ये भी है कि एक बहुत ही मिसमैनेजमेंट है फार्मिंग की, एग्रीकल्चर की। बट क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ हमारे सब कॉन्टिनेंट की है? द आंसर इज़ नो, बाय द वे। फार्मिंग और एग्रीकल्चर जो है वो एक ह्यूमन कर्स है। ये प्रॉब्लम हर जगह प्रिवेल करती है। स्केल्स उसके डिफरेंट हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स किसी फॉर्म में हो सकती है, किसी और जगह किसी और फॉर्म में हो सकती है, बट फार्मिंग और एग्रीकल्चर हमेशा से एक कर्स्ड सा सेक्टर रहा है, कर्स सी इंडस्ट्री एक वेक्टर रहा है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कि सऊदी अरेबिया में जो गवर्नमेंट है वो रिसेंटली उन्होंने अप्रूव किया 92 बिलियन रियाल्स का सपोर्ट करने के लिए अपने एग्रीकल्चर को, अपने कैनाल्स को, अपने इन्वायरमेंट को, अपने रिसोर्सेज को रिलेटिंग टू फार्मिंग। यूके में, यूएस में, सेम जगह जहाँ पे जो बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सब्सिडी दी जाती है फार्मर्स को, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड जाती है। कुछ भी रीज़न हो सकता है उसका, लेकिन फार्मिंग वहाँ भी सफ़र करती है। तो ये सिर्फ हमारे सब कॉन्टिनेंट का कर्ज नहीं है, फार्मिंग हर जगह टफ है। हम डिस्कस कर रहे थे कि एपीएमसी जो है वो पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स उसके अगेंस्ट हैं। अब इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे एपीएमसी हट चुकी है। हम बात करें बिहार की, बिहार में एपीएमसी हट गई, बट बहुत ज़्यादा आप कहें कि रेवोल्यूशनराइज्ड एक ग्रीन रेवोल्यूशन की तरह हमें इम्पैक्ट देखने को मिला, ऐसा नहीं है। बंगाल में हटी है, बिहार में हटी है, वहाँ भी आज भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं। तो आप कहो कि ये बिल लागू होने से या बिल ना लागू होने से फार्मर्स की जो प्लाइट है वो सुधर जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत बहुत सारा मिसमैनेजमेंट है, दिहाइयों का गंद है जिसको साफ़ करना पड़ेगा। और ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है, और ना 1-2 पॉलिसीज़ से होने वाला काम है। ये एक ऐसा काम है जिसके लिए सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, सबको डिस्कस करना पड़ेगा साथ में बैठ के कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और इंडिया की अगर हम बात करें करंट सिनेरियो की, हमारी गवर्नमेंट की यही प्रॉब्लम है। बीजेपी गवर्नमेंट स्पेशली अंडर नरेंद्र मोदी, वो अपनी हर पॉलिसी को एक रेवोल्यूशनराइज होने का दावा कर देती है, एक हिस्टोरिकल होने का दावा कर देती है। चाहे हम बात करें नोटबंदी की, उनका जो मोटो है वो ये है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन सबका साथ नज़र नहीं आ रहा है। सबका साथ यही होता है ना कि आप ऑपोजिशन को भी अपने कॉन्फिडेंस में लो, आप जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सबको खुश रखो। चलो सबको नहीं कर सकते, कम से कम एक डिस्कस्ड पैनल तो होना चाहिए। आई एम नॉट इवन गोना गो इनटू हाउ दीज फार्म बिल्स वर अप्रूव्ड इन द पार्लियामेंट। देयर इज़ अ होल न्यू ड्रामा इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर दैट, दैट्स नॉट अवर टॉपिक।
बट देन अगेन हमारी गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा कि फार्मिंग जैसी एसेंशियल चीज़ जहाँ पे हमारा जो एक मेजर पॉपुलेशन का एक यू कैन से अ परसेंटेज है जो कि इस इंडस्ट्री में है इन वन वे और द अदर, यू कांट टेक डिसीजन फॉर देम ओवरनाइट। और इस गवर्नमेंट की प्रॉब्लम ही यही रही है कि ये गवर्नमेंट लोगों को साथ में लेके नहीं चलती, ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेके नहीं चलती, स्टेक होल्डर से डिस्कस नहीं करती, एंड जो इसके अगेंस्ट होते हैं उनको कुछ ना कुछ लेबल लगा के अपने बिल्स को जस्टिफाई करती है। दिस इज़ अ रेसिपी फॉर डिजास्टर 110%। ट्रू ट्रू। करण, तो फिर इन सब का सोल्यूशन क्या है? अगर हम बात करें सॉल्यूशंस की, तो ये जो सारे सॉल्यूशंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे, these are not the solutions given by one particular organization, one particular person। ये मेरे खुद के ओपिनियंस हैं जो कि मैंने रिसर्च किया है कि फार्मर्स की भी एक साइड ऑफ स्टोरी को एनालाइज किया है, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया है, फ्यूचर को एनालाइज किया है, और जिन कंट्रीज़ ने इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया है उनके स्टेप्स और उनका फीडबैक मैंने ऑब्जर्व करके अपने ओपिनियंस बनाए हैं। Sure. मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है कि हमारे फार्मर्स को एजुकेट किया जाए। एजुकेशन ऑफ फार्मर्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आजकल के टाइम में अगर आपने फॉरगेट अबाउट बिग कॉर्पोरेट्स, अगर आपने अपने आप को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है तो यू नीड टू बी एजुकेटेड। True. यू नीड टू हैव दैट पावर इन योर हैंड कि आप यू कैन कॉल समवंस बुलशिट। हमारे फार्मर्स एजुकेटेड नहीं है, अंगूठा छाप है, बहुत सारा जो एक सेक्टर है वो अंगूठा छाप है, और इसी वजह से मतलब मेहनत करने वाले भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, उनको एक्सप्लॉइट करना और ज़्यादा आसान है, उनको अपने राइट्स ही नहीं पता, उनको अपने हुकूक का ही कोई अंदाज़ा नहीं है। तो ऑब्वियसली वी नीड टू वर्क ऑन दैट एजुकेशन ऑफ फार्मर्स। सेकेंडली मेरे अकॉर्डिंग एक ट्रांसपेरेंसी नहीं एग्जिस्ट करती फूड प्रोडक्ट की इंडस्ट्री के अंदर। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं इंडिया में टाटा का एक शेयर का प्राइस देखना चाहूँ, वो मैं देख सकता हूँ जाके, स्टॉक एक्सचेंज है। मैं किसी भी कंपनी का प्राइस देखना चाहूँ, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स देखना चाहूँ, मैं देख सकता हूँ इन्वेस्ट करने से पहले या उस कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदने से पहले, कुछ भी। हम बात करें अगर फार्मिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर की, देयर इज़ नो ट्रांसपेरेंसी। फूड प्रोडक्ट का प्राइस वो क्यों है जो आज मैंने ख़रीदा, उसका कोई आपके पास मतलब रीज़न नहीं है उसके पीछे। मेरे अकॉर्डिंग तो एक स्टॉक एक्सचेंज क्यों नहीं बना देते फूड का, जहाँ पे गवर्नमेंट लिस्ट करे, ट्रांसपेरेंसी रखे कि देखो आज प्राइस ये है, 13% गिरावट है पिछले टर्म से, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस पे प्रिडिक्शंस करें, और इस वजह से हमारे फार्मर्स को बहुत फ़ायदा हो सकता है, हमारे लोग जो खरीद रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है, सबके बीच में ट्रस्ट बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमने यही डिस्कस करी ना कि गवर्नमेंट के बीच में और फार्मर्स के बीच में ट्रस्ट ही नहीं है, देयर इज़ नो ट्रस्ट। तो ट्रांसपेरेंसी ले आओ ना, ख़त्म हो गई बात। उसके बाद मेरा जो तीसरा सोल्यूशन है वो ये है कि यूनाइटेड, इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग एंड एम्पावर्ड बॉडीज़ होनी चाहिए फार्मर्स के लिए, जो एक फार्मर यूनियन को बढ़ावा दें, एक जो फार्मर्स के हक के लिए लड़ें। अब हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। एक सिल्वर रेवोल्यूशन भी आया था इंडिया में, जहाँ पे प्रमोशन किया गया एग्स का। इंडिया एक वेजिटेरियन कंट्री है, वेजिटेरियन मेजॉरिटी कंट्री है, तो वहाँ पर बहुत सारे मिथ्स थे कि हाउ हेंस आर ब्रूचलाइज्ड एंड ये एक बहुत ही मतलब ब्रूचल सा एक्ट है एग्स को एक्सट्रैक्ट करने का। बहुत सारे मिथ्स थे उसके पीछे एक इंडिया के बहुत बड़े सेक्टर में। तो NECC नाम से एक बॉडी है जिसने इसको ओवरटेक किया, और हमने पूरे बचपन में उनकी एड्स देखी हैं कि जो अंडे रोज़ खाते हैं हट्टे कट्टे बनते हैं, व्हाटएवर। तो एक NECC एक बॉडी थी जिसने पूरा टेक ओवर किया एंड जितने भी मसले आ रहे थे उनको सॉल्व किया। हम देखते हैं कि आज के टाइम में फार्मिंग के अंदर कोई ऐसी बॉडी है ही नहीं, होनी चाहिए, और गवर्नमेंट को चेक रखना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट, लेट मी टेल यू, अगर गवर्नमेंट ये करती है ना, दे आर नॉट जस्ट डूइंग इट फॉर देमसेल्फ, दे आर डूइंग इट फॉर जनरेशंस ऑफ गवर्नमेंट्स एंड जनरेशंस ऑफ फार्मर्स टू कम, जो कि सबके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। उसके बाद अभी मैंने पीछे ये डिस्कस किया कि गवर्नमेंट है उसको ओपन रखने चाहिए डायलॉग्स के तरीके। दे आर रेडी टू टेक अप लाइक अ कॉमन प्लेटफॉर्म, ब्रिंग पीपल टू इट एंड डिस्कस देयर प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंड इट। अगर आप 4 दीवारी के पीछे रात के 12 बजे डिसीजन लेंगे और अगले दिन आके उसको अनाउंस कर देंगे एज अ बिल, एज एन एक्ट,
और आप बोलेंगे देखो मैंने कितना रेवोल्यूशनराइज कर दिया है, जितना हिस्टोरिकल मैंने कर दिया है, तो वो चीज़ नहीं काम करती। इंडिया जैसी कंट्री में तो बिल्कुल काम नहीं करती। तो आपको अपने पॉलिसीज़ को कुछ ना कुछ करके इस तरह करना होगा कि सब लोग उससे खुश रहें, यूनिटी बनी रहे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे सब कॉन्टिनेंट की प्रॉब्लम विच इज़ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को हम जितना दूर रखें फार्मिंग से उतना ही अच्छा है, बट आजकल के टाइम में वो पॉसिबल नहीं है। हर बंदा अपॉर्चुनिटीज देखता है। कोई भी पार्टी मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं किसी भी पार्टी के लिए 100% मैं कहूँ कि वो अच्छी है, ऐसा नहीं है। एज वी डिस्कस, nobody is black, nobody is white, there is always a grey path that exists. सो पॉलिटिक्स एंड पोलराइजेशन जो कि बढ़ती चली जा रही है हमारी कंट्री में, अगर आप किसी की 1% एक चीज़ आप सपोर्ट करते हो तो डेफिनेटली आप उस पार्टी के मेंबर हो, आप दूसरी पार्टीज़ के अगेंस्ट हो, ऐसा अज्यूम करते हैं लोग। तो पोलराइजेशन की जो आइडियोलॉजी है उससे कुछ नहीं होता, उससे सिर्फ मिसमैनेजमेंट ही प्रमोट होता है। अगर हम उसको जितना दूर रखें ना इस सब से, तो उतना ही अच्छा है सबके लिए। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, ये चीज़ अच्छी है, आई थिंक सो जुनैद, आपने भी बहुत बार डिस्कस करी होगी भैया कि हम अगर कुछ चीज़ अच्छी देख रहे हैं कहीं पे तो हम उसको कॉपी क्यों नहीं कर लेते। आपने कई सारे अपने वीडियोस में इसको बढ़ावा दिया है एंड आई अप्रिशिएट दैट अ लॉट। थैंक यू। लेकिन आप अगर एग्रीकल्चर और फार्मिंग को देखो तो हम वेस्ट के फार्मूलाज को कम्प्लीटली कॉपी नहीं कर सकते। आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि डेमोग्राफिक्स डिफरेंट है, लोग अलग हैं, सेक्टर ही अलग है। तो आप सिंपली उनकी पॉलिसीज़ को यहाँ पे लागू नहीं कर सकते। देयर नीड्स टू बी अ लॉट ऑफ analysis to be done before finalizing anything. And I'm not just talking about government here, I'm talking about people as well. आप अगर किसी एक पॉलिसी के लिए किसी एक तरह से प्रोटेस्ट करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक सोल्यूशन वही है कि बसें जला दो और दंगे कर दो और भारत बंद कर दो और वट एवर। सो हमें हर फैक्टर को देख के डिफरेंटली एक्ट करना पड़ेगा। इसको एक बहुत ही, मैं आपको शॉर्ट में नहीं बोल सकता बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट आई होप आप मेरा मतलब समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। Absolutely. Thank you so much, Karan. That was like the I think podcast की हिस्ट्री में I think this was the first time मैं इतना खामोश रहा हूँ because I was so invested in everything that you were sharing. Thanks so much. It was very detailed, very informative. सारा हिस्ट्री से लेके आई एम श्योर आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। एंड जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि सिमिलैरिटी ज़्यादा है इंडिया पाकिस्तान की rather than differences. I was nodding my head. जैसे आपने वो प्याज की होर्डिंग की बात की, यहाँ पे टमाटर गायब हो जाते हैं हर साल, ठीक है ना, 250 रुपये चले जाते हैं, फिर एकदम फुटपाथ पे रखे हुए होते हैं। एब्सोल्युटली। और वो जो मिडिल मैन वाली बात की, यहाँ पे उसको आरती कहते हैं। सो द गाय हु मैनिपुलेट्स द प्राइसेस, और वो उनको दे नहीं रहा होता, जो ग्रो कर रहे होते हैं, और वो मार्केट ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एब्सोल्युटली सेम। एंड आई होप पीपल इन पाकिस्तान, हमारे जो फार्मर्स हैं, दे प्रॉब्ली नॉट गोइंग थ्रू एनीथिंग any different than we've just heard from Karan. और आई होप कि बिफोर हमारे फार्मर्स इस तरह सड़कों पे आए या हमारे गवर्नमेंट को इस तरह के बिल्स लाने पड़े जिसकी वजह से फार्मर्स से क्लैश हो जाए, तो कहते हैं ना हमेशा दूसरे की मिस्टेक से सीख लें। तो भाई पड़ोस में ही है, कॉपी पेस्ट ही तो करना है, तो कॉपी पेस्ट कर लें। एंड आई होप हम एक इस तरह की पॉलिसी मेकिंग की तरफ जा सकें जहाँ पे हमारे फार्मर्स को एटलीस्ट इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन और इस तरह की मिस मैनेजमेंट फेस ना करने पड़े। बिकॉज एंड यूज़र मारा जाता है भाई, एंड में फिर हमें प्याज नहीं मिल रहे होते, हम टमाटरों के लिए रो रहे होते हैं, फिर दही डाल के सालन बना रहे होते हैं। सो थैंक्स वंस अगेन करण, एंड आई होप यू गाइज इन्जॉयड। और आई वुड बी हैप्पी कि आप लोग कमेंट्स में लिखिए अगर आपके कोई डिफरेंट ओपिनियंस हों, या और इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग, बिकॉज आई लव रीडिंग positive criticism wale comments, things that are enhancing my knowledge. So please don't forget to write in, और फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी। Thank you so much.